ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर में सभी दुकानदारों को ये आदेश दिया था कि वह अपनी दुकानों में प्रोप्राइटर का नाम लिखें और उनकी दुकानों पर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, किस जाति समुदाय के हैं, उनका विवरण लिखें। कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी ज़िले पड़ते हैं, सभी जगह पुलिस के द्वारा इस तरह के आदेश दुकानदारों को दिए गए और उनसे ये कहा गया कि यह सुनिश्चित कर लें कि कांवड़ यात्रा के पूर्व सभी दुकानों में जो साइन बोर्ड लगे हों, उसमें दुकानदारों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनकी जाति, उनका धर्म लिखा हुआ होना चाहिए। इस बात की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और यह एक तरीके से राजनीतिक सद्भाव बिगाड़ने वाला आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया और इससे शांति व्यवस्था बनाए रखने के बजाय शांति व्यवस्था बिगाड़ने की एक कोशिश माना जा रहा है कि सरकार की ओर से की गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों की उपचुनाव होना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह को हटाना चाहते थे और अमित शाह किसी भी तरीके से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही थी, वह एक असंवैधानिक काम के रूप में सामने आ गई, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान यह एक तुगलकी आदेश पारित किया गया कि सभी दुकानदार जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ते हैं, सब अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम, पता, जाति, धर्म इत्यादि, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखें, ताकि कांवड़ यात्रियों को यह पता चले कि वो जहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं या जिन दुकानों से कोई सामान ले रहे हैं, तो वह किस जाति और धर्म का है। कुछ समय पहले ये कहा गया था, ख़ासतौर से जब कोविड के दौरान, कि एक धार्मिक समुदाय के लोग फल और इसमें खाने पीने की चीज़ों में कुछ अशुद्धियाँ करते हैं, जिसके कारण यह आह्वान किया गया था कि इस अमुक जाति के फल वालों से, सब्जी वालों से या दुकानदारों से कोई चीज़ खरीदी ना जाए। एक धार्मिक समुदाय का एक दूसरे धार्मिक समुदाय ने, बड़े धार्मिक समुदाय ने यह कहकर विरोध किया कि इन वर्गों से कोई सामान की खरीदी ना की जाए। एक हिसाब से राजनीतिक कारणों के कारण धार्मिक आधार बनाकर जिस तरह से पिछले 3-4 वर्षों में ये कोशिश हुई है कि एक धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ लोग ना तो उनकी दुकानों से सामान खरीदें और उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर करें, इसको समय समय पर कई बार इस तरीके की मुहिम चलाई गई है। इसी तरीके से धार्मिक आधार पर मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी राज्यों में बड़े पैमाने पर हुई हैं। तो जब कांवड़ यात्रा शुरू हो रही थी, उसके पहले ही धार्मिक आधार पर यह कहना कि आप अपनी जाति, समुदाय और बोर्ड पर सारा लिखें कि आप किस धर्म को मानने वाले हैं, किस धर्म को नहीं मानने वाले हैं, यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक था और इस संविधान के विपरीत काम करने का काम उन लोगों ने किया जिनको इसको बचाने की और जिम्मेदारी दी गई है कि वह भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा करें। तो पुलिस थाना इंचार्ज ने जाके अपने अपने थाना क्षेत्रों में सब जगह जाके जब ये बोर्ड लगवाए, उन पर सारी चीज़ें प्रदर्शित कराईं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसपी
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस काम में अपने अधीनस्थों को लगा रहे थे, तो वह संविधान की भावना के विपरीत और जो ड्यूटी उनकी है उस ड्यूटी को छोड़कर वो असंवैधानिक कार्य कर रहे थे, ऐसा माना जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर तुरंत रोक लगाई है और नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस जारी किए हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को, जहां उत्तर प्रदेश के इस आदेश को देखते हुए इन तीनों राज्यों ने भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो सीधे सीधे व्यापार कारोबार का अधिकार बिना किसी भेदभाव के करने का अधिकार सभी नागरिकों को देता है। तो ये जो आदेश निकला था ये संविधान के अनुच्छेद की धारा 19 का सरासर घोर उल्लंघन है और एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके अधिकारियों ने इस गैर कानूनी काम को अंजाम दिया है। उसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय भी की जा सकती है। दूसरा, भारत का संविधान सभी लोगों को समान रूप से मौलिक अधिकार देता है। उसमें ना तो धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव किया गया है, ना लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है कि वो स्त्री है या पुरुष है या किस रूप से, मतलब सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने का काम भारतीय संविधान ने किया है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक को मिली हुई है। तो अब यदि इसमें किसी भी तरीके से कोई रोक टोक की जाती है तो वह भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है और इसी काम के लिए सरकार और कार्यपालिका जो होती है, जिसमें अधिकारी होते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो या मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब संविधान की शपथ से बंधे हुए रहते हैं। और यदि यह लोग गैर संवैधानिक काम करने लगें तो एक तरह से यह अपनी ली गई शपथ का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के मामलों में आगे बढ़कर काम नहीं करती है। अदरवाइज जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश में अभी किया गया है, इसके कारण इनके पदों से भी इनका मतलब या तो त्यागपत्र हो जाता या इन्हें हटा दिए जाने का भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि संविधान की शपथ का इन्होंने खुलेआम उल्लंघन किया है। और ये जब आप संविधान के अनुरूप काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको उस पद में बने रहने का कोई हक भी नहीं होता है, यह भारतीय संविधान कहता है। विशेष परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धारा 144 के तहत शक्तियां दी गई हैं कि वो कुछ समय के लिए, जहां जैसे मौके के अनुसार परिस्थितियां हों, वहां पर इस तरह की रोक लगाने के कोई आदेश जारी कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई रोक उत्तर प्रदेश में किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाई हो या कई मजिस्ट्रेटों ने लगाई हो, इस बात के कोई प्रमाण नहीं आते हैं। इसमें केवल प्रशासन अपनी ताकत का उपयोग करते हुए सारे पुलिस थाने के लोग जा जाकर और वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गैरकानूनी तरीके से गैरकानूनी काम कर रहे हैं। यही माना जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले हर दुकानदार, ग्राहक, यहाँ की तक कि फल और सब्जी वाले ठेलों में भी उन्होंने ये लिखा कि आप जो है अपने नाम को लिखो। तो आपके नाम लिखने से ये प्रदर्शित होता है कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हो और उस जगह से कांवड़ यात्री लें या ना लें, या उनके साथ उस कांवड़ यात्री तो समूह में रहते हैं। अभी भी 2 दिन पहले एक घटना हुई कि कांवड़ यात्रियों ने एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए किसी दुकानदार को लूट लिया, उसके साथ मारपीट की और वहाँ से भाग गए। पुलिस बल उनके साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा था और उसके साथ तो बेचारे गरीब के साथ अन्याय हो गया सो हो गया। एक ढाबे में भारी मात्रा में तोड़फोड़ की, लाखों रुपए का उसका नुकसान हो गया और पुलिस तमाशा बन के देखती रही। तो यह हाल कांवड़ यात्रा के दौरान कि एक वर्ग विशेष को के यहाँ उसको वो काम नहीं कर पाए, उसको प्रताड़ित किया जाए, वह अपना काम धंधा बंद कर दे। जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें भी निकाल दिया गया, क्योंकि
उनके नाम प्रदर्शित होने थे, और यदि वो रहते तो उनका धंधा नहीं होता। तो एक धर्म समुदाय के लोगों को वहाँ से लोगों ने निकाल दिया, और पूरे कांवड़ जहाँ जहाँ से निकलनी थी वहाँ एक धर्म विशेष के लोग मतलब नौकरी भी नहीं कर पा रहे थे, ना कोई धंधा करने की स्थिति में थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने नाम प्रदर्शित करने पड़ रहे थे। और जैसे ही यहाँ मुख्यमंत्री जी ने खुद, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वेशभूषा से लोगों को पहचाना जा सकता है, अब वेशभूषा के साथ साथ उसके नाम से भी उसकी पहचान करके, और यदि ये विभेद पैदा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह गैर संवैधानिक है, और एक हिसाब से एक पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा अपराध भी किया जा रहा है। यदि ऐसा कहा जाए तो इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई से और 5 अगस्त तक इस पर रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों ने याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर तो रोक लगाई ही, साथ में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के सरकार को भी नोटिस जारी किए हैं कि वह अपना जवाब दावा पेश करें। अगली सुनवाई अगले हफ्ते होने जा रही है। कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी अपनी एक अलग श्रद्धा होती है। कोई किसी तरीके से उपवास करता है, कोई किसी तरीके से यात्रा करता है, कोई यात्रा के दौरान क्या खाता है, क्या पीता है, ये उसका निजी मामला है। और चाहे वो कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु हों, चाहे रास्ते में पड़ने वाले लोग हैं, सभी लोगों के लिए अपने अपने कानून हैं। अब कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भगवान के जो पूजा करने वाले लोग हैं, वह कोई वैष्णव तरीके से पूजा नहीं करते हैं। उसमें कई लोग गांजा भांग भी पीते हैं, समय समय पे वो अपने तौर तरीके से पूजा पाठ भी करते हैं, और यह माना जाता है कि भगवान शिव सभी के देवता हैं, और वो अपनी पूजा में इस तरीके का कोई विभेद नहीं करते हैं कि हमारा जो भक्त है वो हमारी पूजा किस रूप में करेगा। तो शिव भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा में गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी खाता हो पीता हो, शिव भगवान सबकी पूजा स्वीकार करते हैं। ऐसे में सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि कांवड़ यात्री क्या खाएं, क्या पिएं, क्या शुद्धता हो, क्या नहीं हो, ये उनके खुद का निजी विवेक हो सकता है जो कांवड़ यात्री हैं। और कांवड़ यात्री जो खाना चाहता है, जो पीना चाहता है, उस पर भी आप कोई रोक नहीं लगा सकते हो। हर आदमी अपने अपने तरीके से, मांसाहारी लोग भी शिव भगवान की पूजा करते हैं, शाकाहारी लोग भी शिव भगवान की पूजा करते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग भी शिव भगवान को अपना आराध्य मान के उन पर अपनी आस्था रखते हुए उनकी पूजा करते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कांवड़ यात्री क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, कैसे सोएंगे, ये करने का अधिकार भी सरकार को नहीं है। तो सरकार एक तरह से असंवैधानिक कार्य कर रही थी। सरकार के इशारे पर कार्यपालिका में पदस्थ जिम्मेदार पदों के अधिकारी भी सरकार के इस अनैतिक कृत्य में शामिल होकर एक तरह से राजनीतिक और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे थे, जो उनकी संवैधानिक ड्यूटी के खिलाफ काम करने का स्पष्ट प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 4-5 वर्षों से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, और मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी धार्मिक उन्माद का एक प्रतीक हैं। तो बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करके और किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से भीड़ में इकट्ठा करके मार देता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर से जो आदेश जारी किया गया था, उसकी भी परिणति किसी इसी रूप में होती हुई दिख रही है कि आपने एक पूरे धर्म समुदाय के लोगों से के खिलाफ एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कांवड़ यात्रा के दौरान कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं वहां हो सकती थीं, जबकि शासन और प्रशासन का कोशिश होनी चाहिए कि शांति सद्भाव बना रहे और किसी में किसी तरीके की कोई विवाद की स्थिति ना बने। लेकिन यहाँ तो विवाद खुद सरकार ही बढ़ा रही है, ऐसा दिखता है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि
राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए ये राजनेता जिस तरह से किसी भी मामले में विवादों में डालकर लोगों में बेमनस फैलाकर, और जैसे ये कहा जाता कि था कि उत्तर प्रदेश में 80-20 एक अलग समुदाय के लोग हैं और 20% एक अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो अभी जो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में मतभेद हैं, उस लड़ाई के लिए यदि कांवड़ यात्रियों को या अवैधानिक तरीके से लड़ाई झगड़ा की स्थिति पैदा करके एक दूसरे के ऊपर घात प्रतिघात करके यदि लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, तो यह भारतीय संविधान के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों का हनन है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें 2 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करके उस आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन ऐसे मामलों में खुद भी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि जब कोई भी सरकार या प्रशासन इस तरीके के गलत काम करती हैं, तो स्वयं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने संज्ञान में लेकर, कोई याचिकाकर्ता आया होता या नहीं आया होता तो भी संज्ञान में लेकर इस तरीके की कार्रवाई को रोकने की जिम्मेदारी संविधान ने न्यायपालिका को दी है। न्यायपालिका सर्वोच्च है और वह विधायिका और कार्यपालिका के किसी भी आदेश की समीक्षा करने के लिए कभी भी स्वतंत्र है, और न्यायपालिका के आदेश को मानना विधायिका और कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। तो इस मामले में अच्छा हुआ कि 2 याचिकाकर्ता चले गए थे। अदरवाइज पहले के कुछ समय पहले देखें तो इन मामलों में हाई कोर्ट भी अपने आप संज्ञान ले लेती थी, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले लेती थी और ऐसे अवैधानिक कृत्यों को पर रोक लगाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में ना मालूम क्या हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिससे लोगों में एक न्यायपालिका के प्रति भी जो भाव बन रहे हैं कि वह पूरी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है और सरकार के पक्ष में ही न्यायपालिका काम करती हुई दिखती है। इससे न्यायपालिका की छवि भी आम लोगों के बीच में यह बन रही है कि न्यायपालिका से हमें शायद ही न्याय मिल पाए, और एक अरुचि बढ़ रही है। न्यायपालिका को इस दिशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल आज अच्छा हुआ कि याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के CJI ने तुरंत, उस खंडपीठ ने तुरंत उस जो गलत आदेश हुए थे उस पर रोक लगा दी, सरकारों से जवाब मांगा है और जल्द ही इस मामले में एक नया निर्णय आ सकता है। कहा जाता है 1973 में भारत में एक केशवानंद ने मामला दायर किया था, तो उन्होंने भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन को चुनौती दी थी, जिसमें धार्मिक स्थानों को अधिग्रहण करने की बात कानून के द्वारा कही गई थी। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों तक सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी बेंच बैठी जिसने इस पर पूरा विचार किया था। तो न्यायपालिका की शक्ति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, धार्मिक अधिकारों को खत्म करने के लिए समय समय पर सरकारों द्वारा या कार्यपालिका द्वारा जो प्रयास किए जाते थे, तो केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत जजमेंट दिया था और उस विस्तृत जजमेंट में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई थीं और काफ़ी अच्छे तरीके से उस समय व्याख्या की गई थी। उस निर्णय में ये कहा गया था कि सरकार संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान के द्वारा सरकार काम करेगी, यह उसकी संवैधानिक ड्यूटी है। सरकार संविधान के मौलिक अधिकार और मूल भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो उनको ख़त्म करने जैसा या कमज़ोर करने जैसा कोई भी कानून सरकारें नहीं बना सकती हैं, और ना ही जो लोकतंत्र की, संविधान की मूल भावना है, उस भावना को भी ख़त्म करने वाला यदि कोई कानून या नियम बनाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने
एक निर्णय दिया था केशवानंद भारती मामले में, और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने यह भी निर्णय दिया था कि सरकार कानून कोई भी बनाती है या कोई भी नियम कायदे कानून की समीक्षा करने का अधिकार हमेशा न्यायपालिका के पास है। यदि सरकार ऐसा कोई नियम कानून कायदा बनाती है जिसमें वो न्यायपालिका के अधिकारों को कम करती है या उसको बाधित करती है, तो वो न्यायपालिका के लिए लागू नहीं होगा। तो भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को असीमित शक्तियां दी हैं कि वह कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करने का उसको हमेशा अधिकार है, और संविधान की रक्षा करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। न्यायपालिका अपनी शक्तियों को समझे और समय समय पर यदि न्यायपालिका थोड़ी कोशिश करेगी तो भारतीय संविधान को अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे। और यही अभी स्थिति स्पष्ट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा में सभी दुकानदारों से कहा गया था कि वह अपना नाम और मोबाइल नंबर और सारे कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करें कि उनकी दुकान में कौन काम कर रहा है या कौन काम नहीं कर रहा है। नमस्कार। इतने